पता नहीं और कब तक हमें फैन सर्विस के नाम पर इंडियन 2, गोट और देवरा जैसी मूवीज झेलनी पड़ेगी। तो देवरा पार्ट 1 की बात करें तो इतनी फ्लैट और अनडिटेल्ड मूवी मैं सदर्न इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये इतनी फ्लैट और अनडिटेल्ड थी कि इस मूवी का कोई भी सीन आपको पसंद नहीं आता। ना ही मूवी टेक्निकली साउंड लग रही थी और ना ही मूवी की स्टोरी में दम था। ये मूवी एक प्राइम एग्जाम्पल है कि जब आप दिन रात एक करके किसी चीज के लिए मेहनत करते हो बट वो मेहनत आपकी गलत डायरेक्शन में होती है और उस गलत डायरेक्शन में करी हुई मेहनत का रिजल्ट क्या होता है हम सबको पता है। और देवरा मूवी भी वही गलती है डायरेक्टर की। मूवी की स्टोरी और उसके कैरेक्टर्स इतने फ्लैट और अनइंटरेस्टेड लग रहे थे कि अगर उन कैरेक्टर्स में से कोई एक मर भी जाए तो आप परवाह तक नहीं करोगे। फर्स्ट हाफ का आधा पार्ट बिल्डअप में निकल जाता है और मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है साहो जैसे मास्टरपीस मूवी की वाइब देने लग जाती है। ऐसा फील हो रहा था डायरेक्टर ने इन मूवीज से इंस्पायर होकर इस मूवी की स्टोरी लिखी है, क्योंकि इन सभी मूवीज के थोड़े थोड़े एलिमेंट्स इस मूवी में फील हो रहे थे। मूवी में एक भी ऐसी चीज या आइकॉनिक सीन नहीं है जो याद तक रह जाए। मूवी के फाइट सीक्वेंस भी फॉरगेटेबल थे, उनमें वायर वर्क क्लियरली पता चल रहा था और ना ही किसी फाइट सीक्वेंस में कोई मासी मोमेंट था। जो आपका बेस्ट फाइट सीक्वेंस था वो आपने मूवी के फर्स्ट टीजर ट्रेलर में ही रिवील कर दिया था और इतनी बार रिवील किया था कि मूवी में उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। और जो शार्क सीन आपने ट्रेलर में दिखाया था वो भी बस उतना ही था जितना ट्रेलर में था, उससे एक्स्ट्रा मूवी में और कुछ नहीं था। बस 4-5 बार जूनियर एनटीआर पानी में उछले है, लिटरली पानी में उछले है वो, जैसे पानी में कोई स्प्रिंग लगी हुई हो। फिजिक्स की तो माँ ही खोद दी। अनिरुद्ध जैसे म्यूजिक कंपोजर होने के बावजूद भी इसमें इतना मिड बैकग्राउंड स्कोर होगा ये भी एक आश्चर्य की बात है। ये एक फुल ऑन मास मूवी है और एक भी इसमें मासी डायलॉग नहीं था जो थिएटर में समा बांध दे। और मूवी की स्टोरी में भी ऐसा कुछ नहीं था जो हमने पहले किसी मूवी में ना देखा हो। मैं क्यों ही एक ऐसे क्लिफ हैंगर की परवाह करूं जो मैंने 9 साल पहले इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मूवी में देख रखा हो। मैं क्यों ही एक ऐसे क्लिफ हैंगर ट्विस्ट की परवाह करूं जिसकी स्टोरी ने मुझे स्ट्रेट 2.5 घंटे तक टॉर्चर किया है। आपको लगता है आपके उस क्लिफ हैंगर के बारे में लोग बात करेंगे, थ्योरीज डिस्कस करेंगे और घर में डिस्कशन करेंगे और लोग सेकंड पार्ट का डेस्परेटली वेट करेंगे और आप हिस्ट्री को दोबारा रिक्रिएट कर लोगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने भी वाला है, क्योंकि आपके उस क्लिफ हैंगर में मुझे कोई वेट और ग्रेविटी फील ही नहीं हुई। और भाई मैं जानना चाहूंगा कि तेलुगु डायरेक्टर्स को कौन सी फेटिश है व्हाइट और फेयर स्किन की। देवरा की वाइफ भी फेयर स्किन की और देवरा की बेटे की हीरोइन भी फेयर स्किन की, और फेयर स्किन को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि उनके आसपास बैकग्राउंड में सिर्फ डार्क कॉम्प्लेक्शन की ही लड़कियों को खड़ा किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द तेलुगु मूवीज में तो फीमेल एक्टर्स को सिर्फ आई कैंडी और ग्लैमर के लिए ही ऐड किया जाता है। अब ये तो हो गई मूवी में जो कमियां है उसके बारे में बात, बट मूवी में कुछ पॉजिटिव चीजें भी है जो मुझे बहुत पसंद आई और वो है A few hours later. तो बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया कि इस मूवी में सिर्फ एक ही अच्छी चीज है, एक तो ये सॉन्ग और दूसरा जानवी कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस। और इसके अलावा मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा जो इस मूवी के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो। और मूवी से हटकर मैं एक चीज पर बात करना चाहूंगा कि आखिर कब तक हमें स्क्रीन पर CGI वर्ड लिखना पड़ेगा। जिन्होंने मूवी देखी होगी वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आज भी 2024 में स्क्रीन पर कोई भी हैवी VFX CGI सीन आएगा तो हम ऐसे ही CGI लिखते रहेंगे। अभी तक तो हम ऑडियंस को इस चीज से अवेयर हो जाना चाहिए था कि मूवी का कौन सा एलिमेंट CGI है और कौन सा एलिमेंट प्रैक्टिकल है। बाहुबली के बाद प्रभास की साहो, RRR के बाद जूनियर एनटीआर की देवरा और रामचरण की आचार्य, इन तीनों की मूवीज में एक चीज कॉमन है, ये तीनों ही मूवीज बहुत ही मीडियोकर निकली। और ऐसा कहा भी जाता है कि राजामौली की मूवीज में काम करने वाले लीड एक्टर्स की मूवीज काम नहीं करती और ये एक राजामौली कर्स है। और ऐसा मानना मेरा नहीं इंडस्ट्री इनसाइडर्स का है, बट मेरा यहाँ अलग मानना है और मैं ये मानता हूँ कि राजामौली कर्स जैसी चीज कुछ नहीं है। यहाँ एक्टर्स की सूझबूझ और उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर बात आती है। मुझे लगता है राजामौली के साथ काम करने के बाद एक्टर्स और उन मूवी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अब ये एक्टर्स बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं तो इनकी हर मूवीज काम करेगी और वैसा ही बॉक्स ऑफिस पर नंबर ला कर देगी। और हम सबको पता है होता इसका उल्टा ही है और एक्टर्स भी जोश में आकर कोई भी फिल्म साइन कर लेते हैं, जबकि उन्हें सोच समझकर अच्छे से स्क्रिप्ट पढ़कर मूवी साइन करनी चाहिए। कमेंट में आप मुझे बताओ आप इस राजामौली कर्स के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल, यू आर वॉचिंग OG Flick।